नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान पढ़ते हैं और हम इसमें गलगंड और अपची ग्रंथि अर्बुद निदान ये जो बताया है यह हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग गलगंड का स्वरूप और कैसे संप्राप्ति होती है वह पढ़ेंगे। आप लोगों को मालूम होगा मॉडर्न भाषा में इसको ग्वाइटर बोला जाता है और आयोडीन की कमी की वजह से ऐसा बताया जाता है कि यह होता है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट बनाता हूँ क्योंकि कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कल तो बहुत ज्यादा था, आज तो नेटवर्क आ रहा है। तो गलगंड आदि निदान इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग देखिए। तो और यहाँ पे मैंने अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे दिया है। तो माधव निदानकार ने क्या बताया है कि निबद्ध शवतुर्यस्य मुष्क मुष्कव अवलंबते गले महान वा यदि वा ह्रस्व गलगंडम तमादिशेत। मतलब गले में अंडकोश के समान दृढ़ शोथ लटकता है, वह शोथ चाहे बड़ा हो या छोटा हो उसे गलगंड कहा जाता है। ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे पेशेंट लोगों में भी देखा होगा। गलगंड इस तरह से होता है। गलगंड की संप्राप्ति क्या बता रही है, बताया है कि वातः कफश्चापि गले प्रदुष्टो मन्येर्ज संश्रित्य तथैव मेदः कुर्वन्ति गंडम क्रमशः स्वलिंगैः समन्वितं तम गलगंडम आहु। तो गले में वात कफ और मेद दूषित होकर मन्या नाड़ी में प्राप्त होकर गंड उत्पन्न करते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। वात के प्रकोप से गंड होता है, वो वायु के लक्षण वाले होते हैं। कफ से जो होता है वो कफ के लक्षण, और मेद से जो होता है वो मेद के लक्षण प्रकट होते हैं। इसको गलगंड कहते हैं। इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। उसके पहले थोड़ा इसका डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि योग रत्नाकर में देखते हैं। तो उसमें क्या बता रहे हैं, महांतम श्रोथम अल्पम वा हन्युमन्या गलाश्रयम लंबनतम मुष्कवत दृष्टवा गलगंडम विनिर्दिशेत। मतलब गल प्रदेश में छोटे या बड़े आकार का शोथ हो जाता है, वह उत्सेद या शोथ अंड कोश के समान लंबायमान होता है, उसे गलगंड कहते हैं। चरक ने गलस्य पार्श्वे गलगंड एक यही ऐसा कहकर गल प्रदेश में इसका स्थान बताया है। भोजने भोजने गल हन्यु मन्या इनके आश्रय से श्रोत होता है ऐसा कहा है। किंतु भोज का मत ठीक नहीं है। मतलब भोज नाम के एक जो वैद्य थे उन्होंने कहा कि हनु और मन्या और गले में होता है, लेकिन ऐसा मत ठीक नहीं है। ऐसे योग रत्नाकर बोल रहे हैं। केवल गल प्रदेश में होने वाला लंबायमान हनु और मन्या में नहीं होता। हनु मतलब जो मैंडिबल ज्वाइंट है और मन्या पीछे के साइड में, ऐसा नहीं होता है। जो केवल आगे गले प्रदेश में होता है उसको ही गलगंड कहते हैं। तो ये गल प्रदेश में होने वाला लंबायमान और मर्यादित आकार का जो शोथ होता है गलगंड, ऐसा संक्षेप में कह देते हैं। इसके प्रकार क्या बताए तो गलगंड के वातज कफज और मेदोज ऐसे तीन प्रकार होते हैं। गलगंड में पित्तज प्रकार नहीं होता है।
पित्तज प्रकार न होने से ये यह व्याधि स्वभाव है, इतना ही कह सकते हैं। संप्राप्ति में चरक सूत्र स्थान 18 में चरकाचार्य जी बोल रहे हैं कि यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो गल बाह्य अवतिष्ठते शनैः संजेत शोफम गल गंडो अस्य जायते। मतलब सबसे पहले हेतु सेवन होता है। हेतु सेवन के बाद वात और कफ की मेदो वात कफ और मेदों की दुष्टि होती है। गल और मन्या प्रदेश में स्थान संशय होता है, शोथ की उत्पत्ति होती है और गलगंड हो जाता है। मतलब वात कफ और मेद दूषित होकर गल और मन्या प्रदेश में अवस्थित हो जाते हैं। गल मतलब आगे की तरफ, मन्या थोड़ा साइड में। धीरे धीरे ये शोथ की उत्पत्ति होती है, शोथ अधिकाधिक बढ़ता जाता है। चरक ने वात और कफ के बदले केवल कफ से गलगंड की उत्पत्ति मानी है। चरक ने मेद का दूष्य के स्वरूप में उल्लेख भी नहीं किया है। इसी कारण चरक ने एक ही प्रकार बताया है कि वह कफ से होता है, वात का टाइप नहीं बताया। सामान्य लक्षण है कि मन्या प्रदेश में घन उन्नत स्थिर मर्यादित आकार का जो शोथ होता है वह गलगंड का प्रत्यात्मिक लक्षण है। अगर टीका देखते हैं तो मधुकोशकार टीकाकार क्या बोलते हैं कि वृद्धि युक्त मुष्क समान लिंगत्वादनंतरम गलगंड निदानम तस्य सामान्य लिंगम महा निबद्ध शब्दोर इत्यादि निबद्धो अनुबंधत्वात् मुष्कवत् दंडवत् भोजे अपि युक्तम महांतम शोथ मन्यम वा मल्पम वा हन्नु मन्या गलाशयन लंबंतम मुष्कवत् दृष्ट्वा गलगंडम विनिर्देशेत इति। गलगंड में भी पूर्वोक्त वृद्धि रोग के से ग्रस्त अंडकोश के समान गला फुला हुआ रहता है, अथवा वृद्धि रोग के पश्चात गलगंड रोग का वर्णन करते हैं। अब निबद्ध शवतु इत्यादि से गलगंड का सामान्य लक्षण कहते हैं। निबद्ध अर्थात अनुबंध युक्त अर्थात अभिन्न रूपेण कसकर बंधा हुआ। मुष्कवत अर्थात प्रवृद्ध अंडकोश के समान आकार वाला। भोज तंत्र में भी कहा है हनुमन्या तथा गला इनके बीच में अंडकोश के समान लटकने वाले छोटे तथा बड़े शोथ को गलगंड कहते हैं इति। फिर गले में अभिन्न रूप से बंधे हुए एवं बढ़े हुए अंडकोश के समान लटकने वाले शोथ को चाहे बड़ा हो या छोटा हो उसे गलगंड कहते हैं। साधारण बोलचाल में इसे घींगा, गिलहड़ और अंग्रेजी में इसको ग्वाइटर, ब्रोंकोसिल कहते हैं। आजकल के वैज्ञानिकों का विचार है कि अंड वृद्धि श्लीपद और गलगंड का यह एक ही जाति के रोग हैं। संभव है इनका कोई विशेष प्रकार का कीटाणु हो या जल में कोई विशेष प्रकार का दोष आ जाने से आयोडीन की कमी से गलगंड हो जाता है। कुछ भी हो, संभवतः हमारे पूर्वज आचार्य इसको साहचर्य को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने वृद्धि गलगंडादि एवं श्लीपद का यथाक्रम सांसादी विन्यास कर दिया है। फिर टीकाकार क्या बोलते हैं, तस्य प्राप्ति आह वात इत्यादि वात कफ मेदान से पृथक गलगंड कारणानि तेन त्रय एव गलगंडाः पैत्तिकस्तु न भवत्येव व्याधि स्वभावात् चातुर्थक ज्वरवत् चातुर्थके ही वचनम चातुर्थको दर्शयति प्रभावम द्विविधम ज्वरः जंगाभ्याम श्लैष्मिकः पूर्वम शिरस्तत्वानिल संभवः चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 इति। क्रमशः इत्यनेन शनैरेव वर्धनम दर्शयति स्वलिंगे समन्वितमिति निबद्ध शवतु इत्यादि नोक्त गलगंड लिंगेरन्वितम। मतलब वात इत्यादि पद से गलगंड की संप्राप्ति लिखते हैं। वायु, कफ और मेद यह तीनों पृथक पृथक गलगंड रोग के कारण होते हैं। इसलिए तीन प्रकार के गलगंड होते हैं, पहला वात से, दूसरा कफ से, तीसरा मेद से। पैत्तिक गलगंड होता ही नहीं है क्योंकि व्याधि का स्वभाव ही ऐसा है। इस रोग में केवल वात कफ और मेद इन तीनों का ही प्रकोप होता है। पित्तोद्रेक में ये दोष संचित नहीं हो सकते हैं, अतः पित्तज गलगंड नहीं होता है। और चतुर्थक ज्वर की तरह ये होता है। चातुर्थिक ज्वर में कहा गया है कि चातुर्थक ज्वर अपने प्रभाव से दो प्रकार से प्रकट होता है। वात प्रधान ज्वर प्रथम जंघाओं में द्वेषण और पीड़ा देकर आरंभ होता है। वात प्रधान चातुर्थिक जो सिर से पीड़ा देकर आरंभ होता है। यहाँ पर जंघा और सिर से आरंभ होना रोग का स्वभाव ही है। तो अर्थात ये धीरे धीरे बढ़ता है, इस बात को बताते हैं। स्वलिंगे समन्वितम अर्थात प्रथम श्लोक में कहे हुए लक्षणों से युक्त अपने अपने कारणों से वायु कफ और मेद गल प्रदेश में प्रकोपित होकर दोनों ओर की मन्या और गिरवा को धारण करने वाली सिराओं में संचित होकर अपने अपने लक्षणों को प्रकट करते हुए क्रमशः अर्थात धीरे धीरे प्रवृत्त होने वाले गंड अंडाकार निर्वेदन ग्रंथि को शोथ को उत्पन्न करते हैं, इसे गलगंड कहते हैं। अब इसके वातज पित्तज कफज टाइप बताएंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे।
आप लोगों को कुछ भी कहना है तो आप लोग अनम्यूट करके कह सकते हैं यहाँ पर। आप लोगों ने गलगंड के पेशेंट देखे हैं क्या? अगर देखे हैं तो कुछ बताइए आप लोग। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम मैम, बताइए। जी सर, मैंने देखे हैं सर। और एक को तो मैंने काफी अच्छे से ट्रीट किया था, उसने काफी मतलब 6 महीना करीब करीब ट्रीटमेंट ली थी सर। और जैसे वो 30 एज की होगी, फीमेल, इनफर्टाइल थी, काफी हेल्प मुझे मिले थे, स्ट्रेस में भी काफी रहती थी, मुस्लिम पेशेंट थी वो। और सर काफी मेडिसिन चलाई थी मैंने, जैसे कांचना, रुद्धिवादिका, शीला सिंधु, ताम्रभस्म वगैरह। और उनमें ना मैंने जैसे लास्ट ईयर मैंने विध कर्म सीखा था, तो मैंने विध भी वहां पे ऐड किया था। तो वो पेशेंट करने तो नहीं देती थी, पर मैंने उनको स्पेशली बोला था 2 ही पॉइंट में करो, ये एक उरु का और एक स्तपनी, जहाँ पे एक पति मरमा रहता है, तो वहां पे एक स्तपनी का पॉइंट। तो सर ये 2 पॉइंट ऐड करने के बाद मुझे बहुत ड्रास्टिक चेंजेस मिले थे, मतलब इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट। जितना मेडिसिन स्लो काम कर रही थी, उतना मैंने वो मेडिसिन के साथ ऐड करने के बाद काफी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। मतलब 90% वो पूरा श्रिंक हो गया था, 10% बचा था। पर वो पेशेंट को किस वजह से ना बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ा, तो वो पेशेंट चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। पर हम इसे अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, विदाउट सर्जरी हम इसको अच्छा कर सकते हैं पेशेंट को सर। जी सर। जी। और मेरे पास एक बूढ़ी औरत आई थी, मौसी आई थी। तो उनको इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गले में उनका मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा था, इतना ज्यादा तकलीफ था। तो वो बहुत इमरजेंसी टाइप में आए थे कि अभी आप आयुर्वेदिक से कुछ करिए, हमें सर्जरी नहीं कराना है। 65 तक एज होगा उनका। तो मैंने उनको जलौका लगाया था, और वो भी 10 जलौका लगाए थे। जलौका ने अशुद्ध रक्त लिया, खुद ही जलौका लग गई। और फिर उनका ना चारों ओर से 1-1 इंच कम हो गया था, चारों ओर से। और उनका मूवमेंट बहुत ही अच्छा हो गया था। फिर बाद में मैंने उनको ये कांचनार को गोल, मेदोपाचक, क्योंकि यहाँ पे बताया है वात कफ और मेद की दृष्टि होती है, इसलिए मैंने मेदोपाचक दिया, कांचनार को गोल दिया, रौद्र रस दिया, ग्रंथि पाचक होती, आरोग्यवर्धनी, चंद्रप्रभा, ये सब जब दिया। और मैंने उनको पत्र पुटली स्वेद करने को बताया। तो 6 महीने लगे थे, धीरे धीरे वो ठीक हो गया। और बीच बीच में मैं उनको रक्त मोक्षण के लिए बुलाता था, कभी वमन के लिए बुलाया। तो धीरे धीरे वो पूरा डिजॉल्व हो गया, पूरा ठीक हो गया था। कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि पीछे होता है ऐसे बम्प टाइप, वो भी मतलब ऐसे ही तकलीफ देता है। आप लोग को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आरती जी सर। मैडम, आपने देखा है? हाँ, वो हम कंचन मैम। सर हम टाइप जो होता है उसे भी गॉइटर बोलेंगे क्या सर? बहुत पेशेंट में दिखता है सर वैसे। हाँ, और ग्वाइटर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये गलगंड का ही टाइप होगा जो पीछे होता है। हाँ, एकदम उभरा हुआ होता है, उन्हें तकलीफ कुछ नहीं लगती, पर वो एक जैसे मांस जैसे ऐसे बड़ा हुआ सा लगता है बिल्कुल। हाँ, वो भी यही होगा ना, गलगंड हुआ, इसमें वात कफ और हाँ। मेद की पुष्टि होती है। मेद का ही ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसमें जी सर। मेदोपाचक और कांचना गुग्गुल, पत्र पुटली स्वेज, फिर रक्त मोक्षण, ये सब करना पड़ता है। जी सर। जी। चलिए, अभी हम इसके टाइप पढ़ते हैं। 3 ही टाइप हैं, वातज, कफज और मेदोज। वातज गलगंड जो है, इसमें क्या बताया है कि तोदानविंता कृष्ण शिराव अवनद्दः शावो अरुणो वा पवनात्मक पवनात्मकस्तु पारुष्य युक्त शिरवृद्ध्या पाको यदक्षया पाक मित्यात् कदाचित वैरस्य मास्यस्य च तस्य जंतोर्भवेत् तथा तालुगल प्रशोषः। मतलब वातज गलगंड में सुई चुभ होने की सी पीड़ा होती है। उसके ऊपर काली नसें दिखाई देती हैं। गंड काले या लाल रंग का और कठोर होता है, धीरे धीरे देर में बढ़ता है, पकता नहीं है। कभी अकस्मात पक भी जाता है। रोग के सुख में विरसता रहती है, उसका तालु और गल सूखता रहता है। ये हो गया वातज गलगंड। इसके बारे में टीकाकार क्या बोलते हैं वो देखते हैं। तो टीकाकार मधुकोशकार क्या बोलते हैं कि वातजम महा तुदानवंत इत्यादि चीर वृद्धि रीति विकार प्रभावात वातजो अपि चीरेण वर्धते यदृच्छया पाक मियादिति कारणा प्रतिनियमेन कदाचित पाकम याति कारण प्रतिनियमश्च वायो अभिप्रेतः अभ्यंतरम तु पाक कारणम पित्तम रक्तम च नियतमेव कदाचिदेति न सर्वकालम यदृच्छया चैव भवेत् कदाचित्
इति पाठांतरे पाक इति शेषः। तोदान्वित इस पद्य से वातज गलगंड के लक्षण कहते हैं चीर वृद्धि, अर्थात यहाँ पर भी कुछ रोग का ही प्रभाव है जो कि वायु के प्रकोप से धीरे धीरे बढ़ता है। अन्यथा वात रोग क्षिप्रोत्थान प्रशम होते हैं। यहाँ पर रोग प्रभाव से ही ऐसा होता है। यदृच्छया पाक मियात, अर्थात कारण के प्रतिरोध विशेष नियम न होने से कभी कभी यह पक भी जाता है। वातज गलगंड पक भी जाता है और धीरे धीरे बढ़ता है। कारण का अप्रतिनियमन बाह्यगंतु ही जानना चाहिए। आभ्यंतर पाक कारण तो पित्त और रक्त यह दोनों होते हैं जो कि अंदर विद्यमान ही रहते हैं। अर्थात कभी कभी पाक होता है, सदैव नहीं होता है पाक। यदृच्छया चय के इत्यादि पाठांतर में पाक ही शेष अध्यार्य होता है, अर्थात कदाचित कभी यदृच्छा से पाक हो जाता है या बिना किसी कारण से ही पाक हो जाता है। अब तोदान्वित इत्यादि से वातज गलगंड के लक्षण कहते हैं। वातज गलगंड तोद युक्त होता है। तोद युक्त मतलब सुई चुभ होने की तरह पीड़ा होती है और अपने चारों ओर काली सिराओं से कसा हुआ रहता है। वर्ण में वह श्याव अरुण रंग का होता है, थोड़ा धुमेला कालीमा लिए हुए लाल होता है। स्पर्श में परुष होता है, खुरदरा होता है। यह रोग का स्वभाव यह है कि वह देर से बढ़ता है। साधारणतः वातज गलगंड पकता नहीं है, किंतु कभी कभी वह बाह्य कारण विशेष से पक भी जाएगा। वातज गलगंड रोही का मुख तो बड़ा कड़वा मीठा आदि स्वाद से रहित फीका सा होता है तथा वात प्रकोप के कारण तालु और गला सूखता रहता है। और क्या बता रहे हैं कि यह धीरे धीरे बढ़ने वाला पाक रहित होता है। मुख में आस्य वैरस्य और तालु और गल शुष्कता होती है, मतलब तालु का एरिया ड्राई होगा, गला भी सूखता रहता है। और कृष्ण वर्ण की सिराओं से व्याप्त रहता है। श्याव या अरुण वर्ण का स्पर्श को कर्कश धीरे धीरे बढ़ने वाला पाक रहित होता है और यह तोद वाला लक्षण वाला होता है। इसको ऐसा समझना चाहिए। आप लोगों को कुछ कहना है तो कहिए। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं? इसमें चिकित्सा क्या बताइए? तो वातज गलगंड की चिकित्सा में पहले तो सामान्य चिकित्सा क्या बताइए कि स्थानिक स्नेहन, स्वेदन और लेप प्रमुखता से चिकित्सा स्वरूप उपयोग किया जाता है। स्वेदन रुक्ष होना चाहिए और इसमें कभी भी स्नेह पूर्वक स्वेद नहीं किया जाता, मतलब स्नेह लगा के तब स्वेदन नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो आप स्नेह लगा दीजिए, लेकिन उसके बाद तुरंत स्वेदन नहीं देना चाहिए। ताप स्नेह या उपना और परिषेक उपयुक्त होते हैं। सभी कफग्न उपचार आभ्यंतर शमनोपचार करना होता है। भल्लातक और उसके विविध कल्प गलगंड के लिए उत्कृष्ट माने जाते हैं। रक्त मोक्षण भी लाभदायी होता है और इसमें गलगंड के हर तरह के गलगंड में ताम्र भस्म, शिलाजतु और गुगुल ये लेखन और कफग्न औषधि गलगंड में दिए जाने वाले प्रमुख द्रव्य हैं। वातज गलगंड में एरंड पत्र, निर्गुंडी अति वातग्न द्रव्यों के क्वाथ से परिचय करना चाहिए। इसी के साथ में नाड़ी स्वेद भी किया जाता है। जलौका व चारण लाभदायी होता है। लेप के लिए कुटज, गुडुचि, शिगरू, पुनर्नवा, गज पिप्पली और मदन फल उपयुक्त होते हैं। मदन फल पिप्पली का जो चूर्ण होता है वो शुंठी के साथ मिक्स करके गले में लगा देना, बहुत अच्छा फायदा होता है। ये मैंने भी देखा है कि केवल लेप से फायदा होता है। भल्लाता के विविध कल्पों का प्रयोग किया जाता है। और आप लोगों ने ऐसे कुछ देखा है तो आप लोग बता सकते हैं वातज गलगंड के पेशेंट ऐसे डायग्नोसिस करके कि जहाँ पे पेन होता है। आरती मैम बोल रही है प्रणाम सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आरती मैडम को नहीं आ रही है? आ रही ठीक। है सर। हाँ, उनके उधर नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। कफज गलगंड, वातज में पेन हो रहा है और उसका ड्राइनेस है और शुष्कता है गले में। कफज गलगंड के बारे में क्या बता रहे हैं? स्थिर सवर्णो गुरु रुग्र कंडु शीतो महांश्चापि कफात्मकस्तु चिराभिवृद्धिं भजते चिराद्वा प्रपच्यते मंदरुजः कदाचित माधुर्यमस्य अस्य च तस्य जंतोर भवेत् तथा तालुगल प्रलेपः। मतलब कफज गलगंड का रंग देह के समान होता है, मतलब जैसा हमारे स्किन का कलर है वैसे होगा। वह स्थिर, भारी और शीतल और स्थूल होता है। खुजली बहुत ज्यादा होती है, कंडू होता है। कफ है तो कंडू होगा। देर में बढ़ता है, देर में पकता है। पकने पर कुछ पीड़ा होती है। रोगी के मुंह का स्वाद मीठा मालूम होता है। तालू और गले में कफ लिपा हुआ रहता है। इसके बारे में टीकाकार क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं कि श्लेष्मज माह स्थिर इत्यादि सवर्णति प्रकृतिम संवर्ण। सिर इत्यादि पदों से स्थिर आदि पद्यों में कफज गलगंड के लक्षण होते हैं।
सवर्ण अर्थात देह के प्राकृत वर्ण के समान ही उस गलगंड का वर्ण होता है। यदि देह का वर्ण गौर है तो गलगंड का वर्ण भी गौर होगा। यदि देह का वर्ण कृष्ण है तो गंड का वर्ण भी काला ही होगा। अब कफज गलगंड के लक्षण लगते हैं। कफ का गलगंड स्थिर अर्थात निश्चल होता है। काले गोरे शरीर के अनुसार काला गोरा होता है। भारी प्रतीत होता है तथा उसमें खुजली बड़े जोर की चलती है। स्पर्श में वो शीतल होता है तथा आकार में भारी होता है। वह धीरे धीरे बढ़ता हुआ चिरकाल के पश्चात बढ़ जाता है। वह भी कभी कभी ही पकता है और उसमें साधारणतया पाक नहीं हुआ करता। कभी कभी पक जाता है और हल्की सी उसमें पीड़ा होती है। कफज गलगंड से पीड़ित मनुष्य के मुख का जायका मीठा ही रहता है एवं तालू गले में प्रलेप अर्थात कफ चिपका सा रहता है। ऐसा इन्होंने बताया। और क्या बता रहे हैं कि कफज गलगंड निश्चल त्वचा समान वर्ण का गौरव। गौरव मतलब हैवीनेस रहती है उसमें। कंडू युक्त रहता है। आकार में बड़ा और शीत स्पर्श रहता है। स्पर्श करेंगे नहीं तो ठंडा ऐसा फील होगा। और बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। पाक भी देर से होता है। वेदना अल्प रहती है। और मुंह में मीठापन रहता है मधुरास्यता। तालु और गल प्रदेश में प्रलेप कुछ ऐसे चिपका हुआ है ऐसे लिपा हुआ है ऐसा फील होता है। और कफज गलगंड में रुक्ष स्वेद बुलाए उपनाह विशेष रूप से किया जाता है। उपनाह में क्षार और मूत्र का भी अंतर्भाव होता है। मतलब उपनाह स्वेद के जो द्रव्य बना रहे हैं उसमें क्षार डालते हैं और मूत्र भी डालते हैं। वमन नस्य और वैरेचनीय धूम उपयुक्त रहते हैं। वमन करा देंगे तो कफ निकल जाएगा, फायदा होगा। नस्य देंगे तो शिरो विरेचन वाले नस्य देंगे। और लेप के लिए अचगंधा अतिविषा पलाश भस्म और विविध क्षार का उपयोग होता है। औषधि द्रव्य में भल्लातक कल्प के साथ ताम्र भस्म और गुगुल कल्प दिए जाते हैं। ऐसा बताया। इसके बाद में आता है मेदोज गलगंड। मेदोज गलगंड के बारे में क्या बताया वो हम लोग देखते हैं। मेदोज गलगंड बता रहे हैं। स्निग्धो गुरु पांडुरज निष्ठ गंधो मेदोद्भव कंडु युक्तो अल्परुचा प्रलंबते अलाबु वद अल्पमूलो ध्यानरूप क्षय वृद्धि युक्त स्निग्धास्यता तस्य भवेच्च जंतोर गले अनुशब्दम कुरुते च नित्यम। अब ये तीसरा टाइप है कि मेदोज गलगंड जो होता है चिकना होता है। भारी पांडुवर्ण और दुर्गंध युक्त होता है। खुजली और थोड़ी पीड़ा होती है। ये लौकी के समान जिस तरह से दूधी भोपला लौकी होता है ऐसा लंबा अल्पमूल और देह के अनुरूप बढ़ता और क्षीण होता है। जैसे शरीर बढ़ेगा वैसे ही ये भी बढ़ेगा। शरीर अगर पतला होगा तो ये क्षीण भी हो जाएगा। मेद के हिसाब मेद है तो मेद के हिसाब से रोई के मुख पर चिकनापन और गले में हमेशा शब्द हुआ करता है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि मेदोजम आह स्निग्ध इत्यादि देहानुरूप क्षय वृद्धि युक्त इति देह क्षय क्षयम देह वृद्धो च वृद्धिम यातीत्यर्थ गले नु शब्दमिति अनुनादम करोति गले तु शब्दमिति पाठांतरम सुगमम। अब स्निग्ध इत्यादि पद में मेदोजन्य गलगंड का लक्षण कहते हैं देहानुरूप इत्यादि। यदि शरीर की स्थूलता कम हो तो शरीर और या शरीर कृश पड़ जाए तो ऐसा गलगंड भी हल्का पड़ जाता है। यदि शरीर मेद के कारण स्थूल होता जाए तो यह भी मोटा और बड़ा हुआ प्रतीत होता है। गले नु शब्द अर्थात सांस लेते समय गले में सूसू अथवा घुरघुर का शब्द सुनाई देता है। गले तु शब्दम यह पाठ बहुत सुगम है। इस पाठ में सब प्रकार के शब्दों का अंतर्भाव हो जाता है। मेद से होने वाला गलगंड स्निग्ध होता है भारी होता है पांडु वर्ण का होता है। उसमें से तीक्ष्ण गंध आती है अर्थात कंडू और खुजली होती है। कंडू और खुजली जो है कंडू होना। अलाबू की तरह उसका मूल पतला होता है। तुम्बी की तरह पतली होती है जैसे जैसे लटकता प्रतीत होता है। इसकी कमी शरीर के साथ कम या ज्यादा होता रहता है। या जैसे शरीर स्थूल होगा तो गलगंड भी स्थूल होगा। शरीर दुबला पतला होने से वह भी छोटा होने लगता है। लोहे का मुख चिकना सा रहता है और सांस में गले से सू सू का बारीक कुड़कुड़ की आवाज आती है। ऐसा बताया। और क्या बता रहे हैं तो यह स्निग्ध गुरु पांडुवर्ण और दुर्गंध युक्त होता है। इसमें थोड़ा स्मेल भी आती है। और अलाबु समान लंबायमान होता है। शारीरिक स्वास्थ्य में उसमें वृद्धि और क्षय बारंबार होता है। स्निग्धास्यता गदगद वाकत्व मतलब मुंह में ऐसे चिपचिपापन रहेगा और स्निग्धता रहेगा और गदगद वाकत्व ऐसा होगा। मेदोज गलगंड में उरुमूल के स्थान में रहने वाली शिरा से सिरावेद द्वारा रक्त मोक्षण करना चाहिए। मतलब स्काल्पेल लगा के गंदा खून निकालना चाहिए। और गोमूत्र लोह किट और त्रिवित का अभ्यंतर प्रयोग किया जाता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शस्त्र कर्म द्वारा गलगंड का निर्धारण किया जाता है। सर्जरी करना सबसे अच्छा रहता है ऐसा बताएं।
इसके बाद में आता है 7वां नंबर का, गलगंड की असाध्यता। कृच्छाश्वन्तम, कृषा कृशाश्वन्तम, मृदुगात सर्वगात्रम, संवत्सराति तत्मरोचकार्तम, क्षीणम च वैद्यो गलगंड युक्तम, भिन्न स्वरम चापि विवर्जयेच्च। रोगी कष्ट के साथ श्वास लेता है, संपूर्ण शरीर कोमल हो गया है, रोगी 1 वर्ष से अधिक का हो गया है, भोजन में रुचि नहीं है, देह क्षीण हो गई है और स्वर बैठ गया है, तो गलगंड को असाध्य समझना चाहिए। मतलब पुराना हो गया है, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, शरीर कमजोर हो गया है, स्वर बैठ गया है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पूरा शरीर कोमल हो गया है, तो ऐसी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, वो असाध्य हो जाता है। इसके अपोजिट अर्थाप्ति से समझना चाहिए कि अगर 1 साल से कम वाला है, टेस्ट आ रहा है, शरीर क्षीण नहीं हुआ है, स्वर नहीं बैठा है, तो वो साध्य होते हैं। इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं? इसमें टीकाकार बोलते हैं असाध्यतम आह कृच उश्वसंतम इत्यादि, कृच्छा श्वसंतम दुखेन श्वास विमोक्ष का ऋणम ऋणम भिन्न स्वरम स्वर भेदवंतम। अब कृच्छात इत्यादि पद्य द्वारा गलगंड के असाध्य लक्षण कहते हैं। कृच्छ श्वास संतम अर्थात जिसको श्वास प्रश्वास कठिनता से आता हो, भिन्न स्वरम अर्थात स्वर भेदयुक्त हो, रोगी को चतुर वैद्य छोड़ देवे, अर्थात ऐसा रोगी असाध्य होता है। गलगंड के असाध्य लक्षण लिखते हुए कहते हैं कि वैद्य को चाहिए कि ऐसे गलगंड रोगी की चिकित्सा न करे जिसको श्वास लेने में कठिनाई होने लगे, जिसके सारे अंग प्रत्यंग कोमल और ढीले पल गए हों, गलगंड 1 वर्ष से अधिक पुराना हो गया हो, जिस रोगी को खाने पीने में विशेष रुचि ना हो और वह अधिक क्षीण हो गया हो और जिसको स्वरभेद हो गया हो, ऐसे लक्षणों वाला गलगंड असाध्य होता है। वैसे भी गलगंड एक असाध्य रोग है, कई प्रदेशों में प्रायः पहाड़ी इलाकों में व्यापक रूप से पाया जाता है, जहाँ पे आयोडीन की कमी रहती है वहां ये ज्यादा पाया जाता है। आधुनिक मतानुसार जहाँ पानी में आयोडीन की कमी होती है वहां के लोगों को यह प्रायः हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसका दूसरा भेद भी है जिसको बहिर्नेत्र गलगंड कहते हैं। इसमें गला तो नहीं फूलता पर आंख बाहर की ओर उभर आती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, व्यक्ति क्रोधालु हो जाता है। इसमें वात पित्त का प्रकोप समझना चाहिए। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि श्वास कृच्छता, शरीर अवयव शिथिल होना, स्वर भेद, यह गलगंड के असाध्यता के द्योतक लक्षण है। 1 साल से अधिक पुराना गलगंड असाध्य होता है। असाध्य है तो ये सर्जरी ही करना पड़ता है। और इस रोग का प्रमुखता से कारण एलोपैथी साइंस में आयोडीन की कमतरता बताया है। थायराइड नाम की ग्रंथि में थायरोक्सिन का निर्माण होता है। इस द्रव्य की निर्मित के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरोक्सिन सूक्ष्म पचन का नियंत्रण करता है, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म करता है, पूरा उसको कंट्रोल करता है। इसकी क्रिया इंसुलिन की विरुद्ध प्रकार की होती है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्लैंड की वृद्धि हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाती है। इस रोग के अन्य कारणों में मेद की अधिकता, कैल्शियम की अधिकता, विटामिन और बी की कमतरता, फॉस्फेट की कमतरता, इनका समावेश किया जा सकता है। गलगंड के सामान्य लक्षण बता रहे हैं श्वासकृच्छता और अन्न निगलने में तकलीफ, ये लक्षण होते हैं। और गले को वो मूवमेंट भी नहीं होती है राइट और लेफ्ट। और यहाँ पे स्वर यंत्र और वहां की वात नाड़ी पर दबाव आने से ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। कंप और भ्रम ये लक्षण भी होते हैं। यह रोग अधिक बढ़ने पर आंखें बाहर आ जाती हैं, आंखें बंद नहीं हो सकती हैं, हृदय स्पंदन निर्माण होता है, हृदय की गति 120 से 150 प्रति मिनट हो जाती है, मातृध्वनि कैरोटिड आर्टरी स्पंद रूप से दिखाई देने लगता है, हस्तकंप, श्रम श्वास, स्वभाव चिड़चिड़ा होना, ये लक्षण भी मिलते हैं। ऐसा बताया। आप लोगों को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं कहना कुछ तो ठीक है। अभी हम थोड़ा सेशन बंद करते हैं, अब हम 7 बजे मिलेंगे, 7 से 7:30 के बीच में अष्टांग हृदय का जो टीका वाचन है वो करेंगे। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आधे घंटे के बाद फिर मिलते हैं।